हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप पढ़ सकते हैं अम्ल, क्षार तथा लवण, ये चैप्टर है। और इस चैप्टर से यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और लगभग प्रत्येक प्रश्न पत्र में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यह जो चैप्टर है यह केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण चैप्टरों में से हैं। दोस्तों यदि आप जो मैंने इस तरीके से आपको नोट्स बना करके पढ़ाया है, जिस तरीके से आपको उसको जैसे ही क्लास को पढ़ेंगे उसी के साथ आपको याद भी हो जाएगा और आपको कोई जो है टॉपिक बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं और पहले आप इस जो नोट्स है इसको पढ़ लेते हैं तो आपको जो है किसी भी पुस्तक के प्रश्न को सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होगी और आप अपनी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, इसकी रिएक्शन देनी है। दूसरा है खाने के सोडे को गर्म किया जाता है, यहाँ पर भी इसकी रिएक्शन पूछी गई है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मैंने इसी नोट्स के द्वारा आपके लिए प्रीवियस वीडियोज़ के माध्यम से भी पढ़ाई है और यहाँ पर भी हम इसको डिस्कस करते हुए इन टॉपिकों को पढ़ेंगे जहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। अम्ल पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे लवण, उसके पश्चात पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पर और भी प्रश्न देख पाएंगे आप। यहाँ ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं जैसा कि लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आप NaOH NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट धावक सोडे का सूत्र होता है, यह खाने सोडे का होता है और यह कास्टिक सोडे का होता है। यह भी हम इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे और यह मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपके लिए पढ़ा दिया है। यह जो प्रश्न पढ़ पा रहे हैं आप कि NaOH के साथ अभिक्रिया करानी है एथेनोइक अम्ल की NaH, यह जो यहाँ पढ़ सकते हैं NaOH, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से सूत्र हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया पूछी गई है, वह भी मैंने इसी टॉपिक से पढ़ाया है। यहाँ भी इस जो टॉपिक है को पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि NaHCO3 जो कि खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, यहाँ से इस प्रश्न को पूछा गया था और यहाँ पर मैंने लगभग सभी डिटेल्स में इस टॉपिक को पढ़ा दिया है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जैसे ही आप इस क्लास को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के दौरान ही सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट है। जहाँ पर H लगा होता है वहाँ बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं और जहाँ पर H नहीं है सोडियम कार्बोनेट होता है, CO3 को कार्बोनेट पढ़ा जाता है। तो इस टॉपिक को भी मैंने आपके लिए पढ़ाया है और यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे। ये जो प्रश्न है यहाँ से पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ाया था वह भी यहीं से पूछा गया है। दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि जो अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रियाओं को याद करने की ट्रिक बताई है और यहाँ पर किस तरीके से अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं वह भी मैंने इसी टॉपिक के द्वारा आपके लिए पढ़ाई हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं Na2CO3 जो कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। इस टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आप यह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी जो टॉपिक हैं मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बहुत ही अच्छे कंसेप्ट और तरीके से पढ़ाऊंगा, उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपको पढ़ने के दौरान ही सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आप किसी भी बुक को फॉलो करते हैं या किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ उसी के द्वारा आपको प्रत्येक जो बुक है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको परीक्षा में किस तरीके से लिखना है वह भी मैंने इसी तरीके से यहाँ पर लिख करके समझाया है। तो चलिए इस क्लास को पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने अम्ल और क्षार के बारे में बता दिया है, लवण के बारे में बता दिया है। थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं अम्ल क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपके लिए पहले बताया था कि अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यह इसकी सामान्य जानकारी है। जब भी अम्ल के बारे में पूछा जाए तो इसी टॉपिक को आप लिखेंगे। नींबू, संतरा, सिरका, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल आदि इसके उदाहरण हैं। आर्हेनिस जो वैज्ञानिक हैं उनका क्या मत है इसके बारे में, उन्होंने किस तरीके से बताया है, तो वह जानकारी आपके लिए मैंने पढ़ा दी है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर यानी कि घुलकर के केवल हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई धन यानी कि H+ आयन कोई नहीं देते, यानी कोई भी प्लस का आयन नहीं देंगे, केवल H+ आयन ही देंगे।
और इसके अतिरिक्त कोई आयन नहीं होगा, वही पदार्थ या कहें तो यौगिक अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनिस जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार इनका मत था कि वे पदार्थ या यौगिक जो जल में पूरी तरह से घुल करके केवल H+ आयन देते हैं वही अम्ल कहलाते हैं। वही यौगिक कैसे कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। जैसे कि H+ आयन है, इसके अतिरिक्त कोई भी उस जो जल में घोलने के दौरान जो भी पदार्थ हम घोलेंगे H+ आयन के अतिरिक्त कोई भी धनायन नहीं होगा या कोई धनायन नहीं प्राप्त होगा, केवल H+ आयन ही प्राप्त होगा। दूसरा है अम्लों के प्रकार। अम्लों के हमने दूसरा है अम्लों के प्रकार। अम्लों के हमने 2 प्रकार पढ़े हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो दोस्तों प्रबल अम्ल के बारे में मैंने बताया था, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं उन्हीं को प्रबल अम्ल कहते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर HCl, HNO3 और H2SO4 ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो जल में पूरी तरह से आयनित या वियोजित नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, इसके पश्चात हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे फॉर्मिक अम्ल है, चींटी के डंक में दोस्तों यदि कभी कभी चींटी काटने पर भी हमें जलन जैसा महसूस होता है, उसमें चींटी के डंक में HCOOH यानी कि फॉर्मिक अम्ल होता है। HCOOH इसी का नाम होता है रासायनिक नाम फॉर्मिक अम्ल। तो यही उसके डंक में पाया जाता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल। अगला है HCN हाइड्रोजन साइनाइड। जो अम्ल जो होते हैं दोस्तों, जैसा कि सबसे प्रबल अम्ल है KOOH, इसका पश्चात है NaOH, NH4OH और BaOH का होल ट्वाइस। यह अम्लों का घटता क्रम है। सबसे दुर्बल अम्ल है, उससे कम दुर्बल और उससे कम दुर्बल और उससे कम दुर्बल, इस तरीके से इनका क्रम दिया गया है। दोस्तों अम्लों के प्रयोग बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। किस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये जो टॉपिक है आपको पता होगा कि इसके बारे में जो जानकारी लिखी गई है वही जानकारी यहाँ लिख दी गई है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं। अम्ल जल में विलेय होते हैं या नहीं? जी हाँ, विलेय होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि विलेय होते हैं या अविलेय होते हैं। तो जल में तो घुल जाते हैं अम्ल, इसलिए विलेय कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यह पॉइंट आपको उसकी विशेषता में लिखना है। अम्लों की प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक होती है, इसको ध्यान में रखना है। अम्लों के रासायनिक गुण। दोस्तों अम्लों के रासायनिक गुण का मतलब है यदि अम्ल किसी के साथ जैसे धातु से क्रिया करेगा तो क्या आएगा, अधातु से करेगा तो क्या आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि अम्ल की क्रिया धातु से करा दें तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, वही यहाँ पर लिखा गया है। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कि धातु से क्रिया, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी कि H2, केवल H लिखेंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं है, वह जब H2 होता है हाइड्रोजन का एक अणु बन जाता है, जब ही गैस होती है तो हाइड्रोजन गैस इससे उत्पन्न होती है। यानी जैसे ये किसी अम्ल की धातु से क्रिया होती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है धातु प्लस अम्ल इजकल टू कौन सी गैस प्राप्त हुई है हमें? हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड। आयरन से इसकी क्रिया कराई गई है HCl की, और हमने क्या प्राप्त किया है? FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस H2। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी धातु से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि गैस कौन सी प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन। अगली है क्रिया, यदि जिंक धातु के साथ H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसकी अभिक्रिया करा दें तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये जो क्रिया है सिंपल अभिक्रिया है, इनको भी ध्यान रखेंगे। धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट क्या होते हैं? जहाँ भी CO3 होगा वहाँ पर कार्बोनेट पढ़ा जाता है। जैसे Ca कैल्शियम हो गया, CO3 कार्बोनेट, तो क्या हो गया? ये कैल्शियम एक धातु है और कार्बोनेट CO3 हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया यदि कोई भी कार्बोनेट हो और उस धातु से अभिक्रिया धातु कार्बोनेट हो और उसकी क्रिया अम्ल से कराएं तो हमें क्या प्राप्त होता है? CO2 गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है।
ये पॉइंट आपको लिखना है। परीक्षा में पूछता है कि जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो आप कहेंगे जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो हमें CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर अभिक्रिया भी दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl अम्ल के साथ करा देंगे तो हमें क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल भी प्राप्त होगा, उसी के साथ हमें CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है धातु ऑक्साइड के साथ। जब भी किसी धातु के साथ O लिखा हो वहाँ पर धातु ऑक्साइड होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है वह यहाँ पर बताया गया है। यदि अम्ल, यहाँ पर लिखा है अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, तो यहाँ पर लवण बना हुआ है, इसी को हम साल्ट कहते हैं, और यहाँ पर ही हमें जल प्राप्त हुआ है। दोनों चीज़ें एक साथ प्राप्त हुई हैं। जैसे लिखा है, जैसे तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। तो लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अम्ल की क्रिया करा रहे हैं इससे, और हमें प्राप्त हुआ है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, यह एक लवण होता है, इसी के साथ हमें जल प्राप्त हुआ है H2O। ये जो अभिक्रिया है बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में पूछी गई है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसके साथ अभिक्रिया करा देंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट, SO4 जो होता है वहाँ पर सल्फेट पड़ते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O यानी कि जल प्राप्त होता है। अम्लों के प्रयोग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 1 नंबर के प्रश्न में ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत सिंपल भी हैं, आपको याद हो जाएंगे। जैसे H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसका प्रयोग लेड बैटरियों में किया जाता है। बैटरियों में, आप बैटरियों में ध्यान रखेंगे तो भी याद हो जाएगा। कैसी बैटरियों में, लेड बैटरियों में होता है, पेट्रोलियम के उद्योग में होता है। ये 2 पॉइंट हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न पत्रों में आते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनके बारे में और भी समझें। प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे आदि बनाने में भी इसका प्रयोग होता है और खाद बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आता है नाइट्रिक अम्ल जिसको HNO3 के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम है नाइट्रिक अम्ल और सूत्र है HNO3। तो इस अम्ल का प्रयोग दोस्तों सोने चांदी के शोधन में किया जाता है, यानी कि सोने चांदी को शोधन में भी प्रयोग होता है और विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी होता है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है, HNO3 का। उर्वरक यानी कि खाद बनाने में भी होता है और औषधि बनाने में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। तो अगला है हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों HCl का प्रयोग जो है कपड़ा उद्योग में, कपड़ा रंगने में, कलाई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने में किया जाता है। HNO3 को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। तो दोस्तों अम्ल के बारे में आप समझ चुके हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार जो होंगे वो स्वाद में कड़वे होते हैं। और यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कि मैंने बताया था कि अम्ल जो है जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, लेकिन जब भी क्षार जो घुलते हैं वहाँ पर हमें OH- आयन मिलता है। अम्ल होंगे तो H+ आयन प्राप्त होता है और क्षार होंगे तो OH- आयन प्राप्त होता है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। आगे आप पढ़ेंगे कि लवण के बारे में पढ़ते हैं अब हम, उसके पश्चात खाने के सोडा के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। तो लवण क्या होते हैं, लवण के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं और इसके पश्चात साधारण नमक यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ते हैं। यह लिखा हुआ है लवण क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस को लवण कहते हैं। यानी एक अम्ल और एक क्षार यदि दोनों की अभिक्रिया करा दें तो वहाँ पर अभिक्रिया कैसी होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। कभी कभी इस अभिक्रिया को पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कौन सी होती है, यह भी प्रश्न में पूछा गया है। तो आप कहेंगे जब किसी एक अम्ल और किसी लवण की अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और वहाँ पर प्राप्त होता है हमें लवण और जल भी साथ में प्राप्त होता है। यहाँ पर आप यहाँ लिखा हुआ है, इस क्रिया में लवण के साथ जल यानी H2O का निर्माण होता है।
उदाहरण क्या है, अम्ल प्लस क्षार यानी क्षारक इजकल टू लवण प्लस जल। तो HCl अम्ल हो गया, NaOH जहाँ भी OH आएगा वह क्षार होगा, इजकल टू NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। यही तो नमक, साधारण नमक का सूत्र होता है। तो यह क्या होता है, साधारण नमक का सूत्र। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक, प्लस H2O यानी कि जल। आगे आप पढ़ेंगे कि NaCl से यहाँ से भी बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसे बड़े स्तर पर समुद्री जल से अन्य लवणों के पृथक्करण के से प्राप्त किया जाता है। जो समुद्री जल होता है वहाँ से अलग करके भी इसको प्राप्त किया जाता है। इसे चट्टानी लवणों से भी प्राप्त किया जा सकता है। कौन से को, NaCl को। इसको बनाने की विधि क्या है, इसको आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछी गई है। साधारण नमक बनाने की अभिक्रिया क्या है, या सोडियम क्लोराइड बनाने की अभिक्रिया क्या है। जैसे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके द्वारा इजकल टू में लिखा है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल। आगे हम पढ़ेंगे कि साधारण नमक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। भोजन पकाने में, कास्टिक सोडा बनाने में, धावन सोडा, बेकिंग सोडा आदि, व्यंजक चूर्ण आदि चीज़ के निर्माण में किया जाता है। उन देशों या स्थानों में जहाँ भारी हिमपात होता है, बर्फ़ को हटाने, रास्ता साफ करने के लिए बर्फ़ पर सोडियम क्लोराइड डालकर बर्फ़ को हटाने में प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर सोडियम क्लोराइड को छिड़काव किया जाता है, डाला जाता है और वहाँ पर उसको बर्फ़ को हटाया जाता है। जब अधिक पसीना आने से शरीर की मांसपेशियों में एटन अर्थात पानी के साथ सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, तो लवण निर्माण या विद्युत अपघट्य को रोकने के लिए लेना चाहिए। यहाँ पर आप पढ़ेंगे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH को हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है और Na जो होता है उसे सोडियम कहते हैं। इसी का नाम कास्टिक सोडा होता है। इसी से दोस्तों आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं NaOH के साथ अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की बतानी है। तो और यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, जहाँ पर H लिखा होता है वहाँ पर Y पढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने का सोडा कहते हैं, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट जिसको धावन सोडा कहते हैं। इनसे भी प्रश्न पूछा गया है। इसी के पश्चात हम जो है खाने के सोडा को यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को पढ़ेंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो इन सभी टॉपिकों को पढ़ लेते हैं।